नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। आज का पहला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है हमें ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिससे कि उस समय की संस्कृति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रकाश पड़ता है। जैसे इसमें ऋषियों की वंशावली मिलती है, तो हमें इनके जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उसके विषय में जानकारी मिलती है। देव और असुर संग्राम की जानकारी मिलती है, और राज्य या राष्ट्र की परिकल्पना भी मिलती है। राजा के कर्तव्यों के विषय में जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, विवाह का वर्णन मिलता है। तो ये इन सब से हमें उस समय की संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक सभी की जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग है, पुराण को नहीं माना जाता, क्योंकि पुराण है जो वो आता है संहिता ग्रंथ में। जब हम ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति और संहिता, श्रुति और स्मृति ग्रंथों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि संहिता के अंतर्गत हम पुराण, महाकाव्य, वेदांग, स्मृति आदि का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? इस प्रश्न का आंसर होगा महाभारत। महाभारत यह दावा करता है जो कि इसमें है, ग्रंथ में है, जो वो विश्व में है, और जो कि इसमें नहीं है वह विश्व में भी अलभ्य है। हमारा अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं। जो त्रिपिटक हैं किस ग्रंथ से संबंध रखते हैं? तो त्रिपिटक हैं जो उनका संबंध है बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ हैं जो उनको 2 भागों में बांटा जाता है, पाली ग्रंथ और अनुपाली ग्रंथ। तो जो पाली ग्रंथ हैं, पाली ग्रंथ के अंतर्गत हम त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और मिलिंदपन्हु, इनका अध्ययन हम करते हैं पाली ग्रंथ के अंदर। तो जो त्रिपिटक है पाली ग्रंथ में आता है और बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक कथाएं वो उसमें भगवान बुद्ध हैं, जो बुद्धदेव हैं, जो भगवान बुद्ध, इनसे संबंधित पूर्व जन्म की 549 काल्पनिक कथाएं दी गई हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध की कथाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो जातक कथाएं हैं उनका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, मिलिंदपन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो जो मिलिंदपन्हु है इसमें राजा मिलिंद, जो कि एक यवन राजा
या ग्रीक राजा मिनांडर, इनको हम मिनांडर के नाम से भी जानते हैं, मिलिंद या मिनांडर। और बौद्ध भिक्षु नागसेन, कौन? बौद्ध भिक्षु नागसेन। इन दोनों के बीच एक दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह किया गया है मिलिंद पन्हु में। तो नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं और राजा मिलिंद या मिनांडर, इनका एक दार्शनिक वार्तालाप है। इससे हमें उत्तर पश्चिम जो भारत है हमारा, उसके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है और व्यापार के बारे में विशेष तौर पर जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र या त्रिवल्लुवर का त्रिवकुरल। तो इनमें से किसकी तुलना है जो मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। जो मैकियावेली हैं, निकोलो मैकियावेली, ये इटली के दार्शनिक हैं। कहाँ के? इटली के दार्शनिक, विचारक, कवि, नाटककार, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन। इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस, जो कि राजनीति की बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस द प्रिंस से, मैकियावेली के द प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें विशेष तौर पर राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इससे हमें विशेष तौर पर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उस समय के राजनीतिक पहलू के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, विशेष तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, विशेष तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राजनीतिक जीवन की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी है, ये लगभग 1148 से लेकर 50 के मध्य लिखी गई और इसमें विशेष तौर पर कश्मीर, जो कश्मीर है हमारा, हमें उसकी जानकारी मिलती है। हाँ, एक इतिहासकार हैं जो आरसी मजूमदार का कहना है कि राजतरंगिणी ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको हम सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं। तो राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जो कश्मीर का इतिहास है, इसको इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से उसको संग्रहित किया गया है कि आरसी मजूमदार के अनुसार ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, मूलतः व्याकरण ग्रंथ है, फिर भी इससे हमें मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन राजनैतिक इतिहास की जानकारी मिलती है।
हमारा अगला प्रश्न, महाभाष्य की रचना किसने की? तो जो महाभाष्य है उसकी रचना कौटिल्य ने की, पतंजलि ने की, कालिदास ने कि भारवी ने? तो महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने। जो महाभाष्य है इससे भी हमें ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है इसका नायक कौन था? तो जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है ये कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। कौन सी नाट्य रचना है? प्रथम नाटक, प्रथम नाट्य रचना है मालविकाग्निमित्रम। किसकी? कालिदास की। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं? तो इसको किसने लिखा है? कालिदास ने। अब इसमें ये बताना है कि जो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा हुआ है, रचा हुआ है, उसका जो मेन नायक है वो कौन है? तो इसमें इन्होंने अग्निमित्र के विषय में लिखा हुआ है जो कि शुंग वंश के हैं। तो इससे हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो मालविकाग्निमित्रम का नाटक नायक कौन है? अग्निमित्र। अगला प्रश्न, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हर्षचरित है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट ने जो हर्ष हैं, सम्राट हर्ष, इनके दरबार में, ये इन्हीं के दरबार में लेखक थे और इन्होंने हर्ष के विषय में वहीं जो उनका दरबार है वहीं रहते हुए, मतलब ये एक आश्रयदाता सम्राट थे, इनके बाणभट्ट के आश्रयदाता सम्राट थे। तो इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है ये हर्षचरित। और इस हर्षचरित में सम्राट हर्ष के जीवन पर जो भी है उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उसके विषय में लिखा गया है। और इसमें जो हर्षचरित है कुल इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में से जो पहले के 3 अध्याय हैं उसमें तो बाणभट्ट की आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। और अंतिम 5 में सम्राट जो हर्ष हैं इनके विषय में जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो विक्रमांक चरित है इसके रचनाकार हैं बिल्हड़, इसकी रचना की है बिल्हड़ ने। और इससे हमें जानकारी मिलती है कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक कल्याणी के चालुक्य वंशी विक्रमांक की जानकारी मिलती है हमें विक्रमांक चरित्र से, जिसकी रचना की है बिल्हड़ ने। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो जो चंद्रवरदाई हैं इनकी रचना सभी को पता है कि इन्होंने कौन सी रचना की है, कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसमें जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय, इससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। ये चौहान वंशी शासक, ये इनके यहाँ पर जो चंद्रवरदाई हैं दरबारी कवि थे, दरबारी कवि और सामंत भी थे। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो
ग्रंथ की रचना की और इससे हमें पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। जो पृथ्वीराज तृतीय के जो गौरी के साथ संघर्ष हैं उसकी हमें संपूर्ण जानकारी इससे मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सॉरी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वालों में निरयाकस सिकंदर के समकालीन था, एनासीक्रिटिस ये भी सिकंदर के समकालीन था, एरिस्टोबुल्स ये भी सिकंदर के समकालीन था। तो सिकंदर के साथ भारत आने वालों में से नहीं था हेरोडोटस। सिकंदर के साथ क्या ये हेरोडोटस है जो ये तो कभी भारत आया ही नहीं। हेरोडोटस जो इतिहासकार हैं ये कभी भारत नहीं आया, कभी भारत की यात्रा नहीं की। लेकिन इसने कभी भारत की यात्रा नहीं की, लेकिन इसने भारत के विषय में लिखा है। तो जो अन्य इतिहासकार या अन्य यात्री थे उनके उपलब्ध जो उनकी सामग्री थी उनके आधार पर हेरोडोटस ने भारत के विषय में लिखा है, लेकिन इसने भारत की यात्रा नहीं की। तो निरयाकस, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स ये सब सिकंदर के समकालीन लेखक हैं, लेकिन हेरोडोटस नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो वो विदेशी यात्री है मेगास्थनीज। देखिए, इससे पहले और यात्रियों ने भारत का दौरा किया होगा, लेकिन जो मेगास्थनीज है यह पहला ऐसा विदेशी राजदूत है, पहला विदेशी राजदूत है ये, जिसका वर्णन हमें भारतीय इतिहास में मिलता है, लिखित रूप से जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज है, जो कि सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 6 वर्ष तक उसने पाटलिपुत्र में वो रहा। और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इंडिका। तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो जो इसकी पुस्तक है इंडिका, ये इस मूल रूप में उपलब्ध नहीं है ये, लेकिन फिर भी अन्य इतिहासकारों के जो ग्रंथ हैं जो उनकी रचनाएं हैं उनमें इसके उद्धरण मिल जाते हैं। तो मूल ग्रंथ इंडिका तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो उद्धरण हैं अन्य इतिहासकारों की रचनाओं में हमें मिलते हैं। तो मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका। अगला प्रश्न, जियोग्राफिका की रचना किसने की? तो जो जियोग्राफिका है इसकी रचना की स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। इसने बहुत से देशों की यात्राएं की थीं और यह बहुत ही विद्वान था। इसने भारत का भी वर्णन किया है। इसकी जो जियोग्राफिया है इसके प्रथम अध्याय में प्रथम अध्याय से भारत की जानकारी मिलती है। इसने सिकंदर और मेगास्थनीज के जो भी साथी थे उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है।
तो अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस, और पसंद आते हैं तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इन प्रश्नों को और आगे इस सीरीज़ को आगे और बढ़ा सकें। धन्यवाद।